नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि भारत में समाजशास्त्र का उद्भव कब और किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से वह विकसित होते हुए आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की जो यात्रा रही है वो अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण रही है। भारत में प्राचीन काल से ही सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता रहा है, व्यवस्थाओं का अध्ययन होता रहा है और नियमों का चिंतन मनन होता रहा है। लेकिन एक अकादमिक और औपचारिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का जो विकास है वो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ। यानी भारत में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का जो उद्भव है वो अंग्रेजों के समय में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में होता है। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास को मुख्य रूप से 4 प्रमुख चरणों में बांटा जाता है। एक एक करके यहाँ पर हम लोग चारों चरणों का अध्ययन करेंगे। पहला जो चरण है उसको अनौपचारिक चरण के नाम से जाना जाता है। इसी चरण में भारत में समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि पड़ती है, यानी समाजशास्त्र की नींव जो है पड़ती है। यह आरंभ से लेकर के 1919 तक विद्यमान रहता है। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत का जो सामाजिक चिंतन है वो मुख्य रूप से धर्मशास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों पर आधारित है। यानी भारत का सामाजिक चिंतन इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। इसमें समाज को चलाने के नियमों का वर्णन किया गया है, जैसे वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया है, धर्म का वर्णन किया गया है और कर्म के सिद्धांत का वर्णन इसमें किया गया है। लेकिन यह दर्शन और धर्म का हिस्सा माना जाता है, वैज्ञानिक समाजशास्त्र का हिस्सा इसको नहीं माना जाता है। भारत में वैज्ञानिक समाजशास्त्र का जो बीजारोपण होता है वो औपनिवेशिक आवश्यकता के परिणाम स्वरूप होता है। यानी जब अंग्रेजों को आवश्यकता होती है तब भारत में समाजशास्त्र का बीजारोपण जो है होता है। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया तो उन्हें भारत पर कुशलता पूर्वक शासन करने के लिए यहाँ की जटिल सामाजिक व्यवस्था को समझना आवश्यक हो गया था। जाति प्रणाली, धर्म, जनजातियों और रीति रिवाजों को समझना जो है आवश्यक हो गया था और इसी को समझने के लिए उनके द्वारा समाजशास्त्र की शुरुआत की गई। अंग्रेजों के द्वारा जनगणना की शुरुआत की गई। 1881 से इनके द्वारा नियमित जनगणना का कार्य किया गया। जनजातीय सर्वेक्षण इनके द्वारा किया गया। भूमि सुधार कानूनों के लिए इनके द्वारा सामाजिक आंकड़े जो है एकत्र करने शुरू किए गए। बेडन पावेल, एच रिजले और जे हट्टन जैसे ब्रिटिश प्रशासकों और नृशास्त्रियों ने भारतीय जातियों का अध्ययन किया। जनजातियों पर विस्तृत अध्ययन इनके द्वारा लिखा गया। इसने भारत में सामाजिक अध्ययनों की मजबूत नींव रखी। यानी यहीं से भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत जो है मानी जाती है। अब भारत में समाजशास्त्र के विकास का जो दूसरा चरण है इसको औपचारिक चरण के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आकर के विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की शुरुआत होती है। यह चरण जो है 1919 से लेकर के 1947 तक चलता है। भारत में एक पृथक अकादमिक विषय के रूप में समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत मुंबई विश्वविद्यालय से हुई। मुंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले जो है समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू होती है। इसके बाद अन्य विश्वविद्यालयों में भी इसके विभाग स्थापित किए जाते हैं। एक एक करके सभी का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। जो पहला है वो है बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, यानी मुंबई केंद्र है। 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध ब्रिटिश नगर योजनाकार पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र का संयुक्त स्नातकोत्तर विभाग जो है शुरू किया गया। यानी समाजशास्त्र विभाग और नागरिक शास्त्र विभाग एक साथ जो है यहाँ पर शुरू किया गया। 1924 में आकर के गोविंद सदाशिव धुर्वे ने इस विभाग का कार्यभार संभाला। यानी इनको जो है इस विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है और घुर्ये को ही भारतीय समाजशास्त्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था, जनजातियों, नातेदारी और भारतीय संस्कृति पर भारत शास्त्रीय दृष्टिकोण का गहन अध्ययन किया। 1951 में घुर्ये ने ही इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका का प्रकाशन भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र का लखनऊ केंद्र। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का एक संयुक्त विभाग जो है शुरू हुआ, जिसके प्रमुख थे यानी जिसके अध्यक्ष थे राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। लखनऊ स्कूल ने समाजशास्त्र को केवल पश्चिमी दृष्टिकोण से नहीं देखा, बल्कि इसमें अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र और मूल्यों का समावेश भी इसमें जो है किया गया। प्रमुख योगदानकर्ता कौन कौन है?
राधाकमल मुखर्जी हैं जिनके द्वारा मूल्यों का समाजशास्त्र दिया गया, डीपी मुखर्जी हैं जिनके द्वारा द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र का विकास किया गया, समाजशास्त्र में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विकास किया गया, डीएन मजूमदार हैं जिनके द्वारा मानव शास्त्र पर अध्ययन किया गया और जनजातीय अध्ययन इनके द्वारा किया गया। समाजशास्त्र के जो अन्य केंद्र भारत में विकसित हुए वो 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय है, मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जो है शुरू हुआ। 1939 में पुणे के डेक्कन कॉलेज में इरावती कर्वे के नेतृत्व में समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र विभाग स्थापित हुआ। इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी संगठन पर ऐतिहासिक कार्य किया, यानी नातेदारी संगठन पर इनके द्वारा कार्य जो है किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र के विकास का जो तीसरा चरण है उसको स्वतंत्रता उत्तर चरण के नाम से जाना जाता है, यानी स्वतंत्रता के बाद का चरण है। इस समाजशास्त्र के तीव्र विस्तार का चरण माना जाता है और क्षेत्र कार्य का चरण माना जाता है, यानी फील्ड वर्क का चरण इसको माना जाता है। यह 1947 से लेकर के 1970 तक जो है विद्यमान रहता है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र के विकास में अभूतपूर्व तेजी आई, यानी तेजी से समाजशास्त्र जो है आगे बढ़ा है। स्वतंत्र भारत के सामने राष्ट्र निर्माण, गरीबी, जातिवाद, पुनर्गठन, योजना आयोग और ग्रामीण विकास जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, जिसका अध्ययन जो है समाजशास्त्र में किया गया। सभी का एक एक बिंदु में हम लोग अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला बिंदु है पश्चिमी प्रभाव और क्षेत्र कार्य का दौर, यानी ये जो समय है 1947 से 1970 तक, ये पश्चिमी प्रभाव का समय है और क्षेत्र कार्य का समय है, यानी फील्ड वर्क का जो है समय है। इस दौर में भारतीय समाजशास्त्रियों ने केवल प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से गांव में जाकर के अध्ययन करने पर जोर दिया। इसमें पहला नाम एम.एन. श्रीनिवास का है। एम.एन. श्रीनिवास ने दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की और भारतीय समाजशास्त्र को एक नया मोड़ दिया। इनके द्वारा रामपुरा नामक गांव का अध्ययन करके दो अत्यंत प्रसिद्ध अवधारणा इनके द्वारा दिया गया। पहली जो अवधारणा इनके द्वारा दी गई उसका नाम है संस्कृतिकरण। निचली जातियों द्वारा उच्च जातियों के जीवन प्रतिमानों को अपनाने की प्रक्रिया को जो है संस्कृतिकरण इनके द्वारा दिया गया। दूसरा जो है प्रभु जाति की अवधारणा इनके द्वारा दी गई। प्रभु जाति वह जाति होती है जो संख्या में अधिक होती है, जिसका भूमि पर नियंत्रण होता है, आर्थिक रूप से जो सशक्त होते हैं और राजनीतिक रूप से भी गांव में जो शक्तिशाली होते हैं, उनको प्रभु जाति के नाम से जाना जाता है और प्रभु जाति की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई। इसी समय जो है ग्रामीण समाजशास्त्र का उदय होता है। 1950 के दशक में भारत में गांवों के अध्ययन की बाढ़ आ गई। एस.सी. दुबे के द्वारा गांवों का अध्ययन किया जाता है, ए.आर. देसाई के द्वारा किया जाता है। मैकी मेरियट ने भारतीय ग्रामीण संरचना को गहराई से समझाया, यानी इन सभी के द्वारा भारत के किसी न किसी गांव का अध्ययन जो है किया जाता है। जो दूसरा बिंदु है वो है वैचारिक और सैद्धांतिक विविधता, यानी इस समय समाजशास्त्र में वैचारिक विविधता का प्रवेश हुआ, सैद्धांतिक विविधता का प्रवेश हुआ। स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र में विविध सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो है विकसित हुए। एक एक करके सभी दृष्टिकोणों का अध्ययन हम लोग करेंगे। जो पहला दृष्टिकोण है वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। ए.आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद और ग्रामीण समाजशास्त्र का विश्लेषण जो है मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष के नजरिए से किया, यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण का जो विकास है वो ए.आर. देसाई के द्वारा किया गया। दूसरा जो दृष्टिकोण है उसको संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे के द्वारा इस दृष्टिकोण को अपनाया गया था। तीसरा जो दृष्टिकोण है उसको सभ्यतागत दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। एन.के. बोस और सूरजजीत सिन्हा ने भारतीय समाज को एक निरंतर बहती सभ्यता के रूप में देखा, यानी इन्हीं दोनों के द्वारा इस दृष्टिकोण को जो है अपनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र के विकास का जो चौथा चरण है इसके बारे में जान लेते हैं। चौथा चरण आधुनिक एवं समकालीन चरण के नाम से जाना जाता है। यह 1970 से शुरू होता है और वर्तमान समय तक विद्यमान है। 1970 के दशक के बाद भारतीय समाजशास्त्र अधिक परिपक्व हो गया, आत्म आलोचनात्मक और वैश्विक स्तर पर जो है प्रासंगिक बन गया। इसको हम लोग कई बिंदुओं में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला जो बिंदु है वो है भारतीय समाजशास्त्र का भारतीयकरण, यानी इस समय आकर के भारत के समाजशास्त्र का भारतीयकरण होता है। शुरुआत में भारतीय समाजशास्त्र पर पश्चिमी सिद्धांतों का गहरा प्रभाव था। 1970 और 80 के दशक में टी.के. ऊमन, योगेंद्र सिंह और जे.पी.एस. ओबराय जैसे विचारकों ने यह सवाल उठाया कि क्या पश्चिमी अवधारणाएं भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने के लिए पर्याप्त है। इसके परिणाम स्वरूप
भारतीय संदर्भों के अनुकूल स्वदेशी सिद्धांतों का विकास हुआ, यानी समाजशास्त्र का भारतीयकरण जो है इस दौर में किया गया। दूसरा जो बिंदु है, अध्ययन के नए विषयों का समावेश जो है समाजशास्त्र में किया गया। आज समाजशास्त्र केवल जाति, गांव और नातेदारी तक सीमित नहीं है, अब इसमें निम्नलिखित आधुनिक विषयों का अध्ययन प्रमुखता से हो रहा है। जो पहला विषय है वह है दलित और सबाल्टर्न अध्ययन। समाज के वंचितों, दलितों और आदिवासियों के दृष्टिकोण से इतिहास और समाज को समझने का प्रयास जो है इसमें किया जा रहा है। लैंगिक अध्ययन भी किया जा रहा है। समाज में महिलाओं की स्थिति, पितृसत्ता और लैंगिक असमानता पर अध्ययन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद का भी अध्ययन किया जा रहा है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के मध्य वर्ग, मीडिया, सूचना और प्रौद्योगिकी और नए श्रम बाजार का अध्ययन भी किया जा रहा है। पर्यावरण विकास के संबंध का क्या अध्ययन है, इसका भी अध्ययन जो है समाजशास्त्र में किया जा रहा है। विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन हो रहे हैं, उसका अध्ययन किया जा रहा है। पर्यावरण आंदोलन जो चलाए जा रहे हैं उसका अध्ययन किया जा रहा है और सतत विकास का अध्ययन भी समाजशास्त्र में किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वे कौन सी प्रमुख संस्थाएं रही हैं जिनका योगदान जो है समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने में रहा है। भारत में समाजशास्त्र को शोध और अकादमिक प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं की भूमिका प्रमुख रही है। पहली जो संस्था है उसका नाम है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। सामाजिक विज्ञानों में शोध के लिए फंडिंग इसके द्वारा दिया जाता है और दिशा इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरी जो संस्था है उसको इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। देश भर के समाजशास्त्रियों को एक मंच पर इसके द्वारा लाया जाता है और वार्षिक सम्मेलन जो है आयोजित किया जाता है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे संस्थानों ने समाजशास्त्र में शोध को बढ़ावा दिए और समाजशास्त्र के वैश्विक केंद्र इनके द्वारा बना गया। अंत में हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। भारत में समाजशास्त्र का उद्भव औपनिवेशिक शासकों की प्रशासनिक आवश्यकता के रूप में हुआ था, जो धीरे धीरे राष्ट्र निर्माण का साधन बना और आज सामाजिक परिवर्तन और आलोचनात्मक चिंतन का सशक्त माध्यम जो है बन चुका है। प्राचीन धर्मशास्त्रीय अध्ययन से शुरू होकर प्रत्यक्ष क्षेत्र कार्य से गुजरते हुए आज भारतीय समाजशास्त्र वैश्वीकरण, डिजिटल क्रांति, पर्यावरण संकट और लैंगिक समानता जैसे समकालीन मुद्दों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहा है। इसने न केवल पश्चिमी सिद्धांतों को अपनाया है बल्कि वैश्विक समाजशास्त्र को भारतीय अनुभवजन्य संदर्भों से भी समृद्ध किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि भारत में समाजशास्त्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ था और किस प्रकार से वह विकसित होते हुए आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।